सैयद मोहम्मद इलियास नाम है मेरा। बाय प्रोफेशन में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ या फिज़ियोथेरेपिस्ट भी कहते हैं, और यहाँ इस इदारे का पैराप्लीजिक सेंटर का चीफ़ एग्जीक्यूटिव। पैराप्लीजिक सेंटर पेशावर एक बहुत ज़्यादा यूनिक इदारा है, और ये लेट 70s में इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो यहाँ पे अफ़गान रशिया वार की वजह से पेशावर में बहुत सारी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मौजूद थी, उनका एक बहुत बड़ा अस्पताल था। तो उनके पास जब पहले अफ़गानिस्तान से वॉर इंजर्ड लोग आए और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ, और उन्होंने उनकी इनिशियल ट्रीटमेंट की, तो बाद में उनको अंदाज़ा हुआ कि उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान भर में कराची टू चथराल कोई ऐसा इदारा और मौजूद नहीं है। उन्होंने वैसे तो इंडिया और पूरे साउथ एशिया को टटोला, और पता चला कि पूरे साउथ एशिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन का कोई इदारा मौजूद नहीं है। और यही वजह थी कि वो इस बात पे मजबूर थे कि वो पेशावर में जो कि यूँ समझे कि एक बेस था कि वो यहाँ पर एक इस तरह का इदारा कायम करे जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से मुतासरा लोगों की कॉम्प्रिहेंसिव फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन हो, और लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के होते हुए एक बाइज़्ज़त और प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारे। तो 1984 में ये 100 बेड का इदारा बना, और 80s ही में ये इदारा पूरे थर्ड वर्ल्ड के लिए एक मॉडल इदारा बना। और यही वजह है कि इंडिया, जॉर्जिया, सीरिया, फ़िलिपीन और इवन पाकिस्तान आर्मी ने इसको कॉपी किया, क्योंकि उस वक्त तक यहाँ पे इन सारे मुल्कों में भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन का इदारा मौजूद नहीं था। पैराप्लीजिक्स हर उस शख्स को कहते हैं जो धड़ के नीचे से माजूर हो, लेकिन चूंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी गर्दन के लेवल पे भी होती है, और गर्दन जिन लोगों की कटती है या टूटती है तो उसके नीचे से वो माजूर हो जाते हैं। इसका मतलब है उनके हाथ भी शल हो जाते हैं। तो जिन लोगों के हाथ भी शल होते हैं उनको क्वाड्रिप्लीजिक कहते हैं, कि वो चारों शानों चित हो जाते हैं, ऐसे लोगों को क्वाड्रिप्लीजिक कहते हैं। तो पैराप्लीजिक सेंटर में हम सिर्फ पैराप्लीजिक्स नहीं बल्कि क्वाड्रिप्लीजिक्स को भी ट्रीट करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, और 25% हमारे जो मरीज़ होते हैं वो क्वाड्रिप्लीजिक होते हैं, और जो 75% हमारे मरीज़ होते हैं वो पैराप्लीजिक्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है एक इंसान को, तो उसी लम्हे, उसी सेकंड या स्प्लिट सेकंड में उनके 4 मसाइल उनके उसी वक्त शुरू हो जाते हैं। एक ये है कि उस लेवल के नीचे वो कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाते हैं, कोई हरकत नहीं रहती उनकी बॉडी में। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है जिसके बाद में बड़े मसाइल पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वो ये कि उनकी सेंसेशंस उस लेवल के नीचे ख़त्म हो जाती हैं, उनको पता नहीं चलता है, अपने उस लेवल के नीचे का जिस्म जो है वो सुन्न हो जाता है, उनको पता नहीं चलता। तीसरा काम ये कि वो डबल इनकॉन्टिनेंट हो जाते हैं, यानी कि बाउल और ब्लैडर या पेशाब और पखाने पर उनका कंट्रोल नहीं रहता है, और वो जिनसी लिहाज से भी माजूर हो जाते हैं। ये काम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के होते ही हो जाते हैं। असल इम्तिहान उसके बाद शुरू होता है, और वो ये है कि लोग आमतौर से अस्पतालों में चले जाते हैं, एक्यूट केयर उनकी हो जाती है, स्पाइन स्टेबलाइजेशन हो जाती है, सर्जरी हो जाती है, स्पाइन स्टेबल हो जाती है, और मरीज़ स्टेबल होता है। उसके बाद मरीज़ खाना खा सकता है, बातें कर सकता है, अदरवाइज़ नॉर्मल इंसान लग रहा होता है, लेकिन उनका जिस्म उनका साथ नहीं दे रहा होता है। ब्रेन और बॉडी के दरमियान जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो चुका होता है, और उसके नतीजे में उनको अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो वो आम तौर से जब उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं होती है तो वो बेड बाउंड हो जाते हैं, और जब बेड बाउंड हो जाते हैं तो विद इन डेज़ उनको प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे अस्पतालों में नर्सों की और डॉक्टरों की कोई कमी नहीं होती है। ये मेहनत उनके साथ नहीं की जाती है कि उनके ये समझाया जाए कि वो हर 2 घंटे बाद करवट ले, और अगर वो बैठे हुए हैं तो हर 10 मिनट बाद वो अपना प्रेशर को रिलीव करे। ये 2-3 बातें अगर उनको इब्तदाई तौर पर समझा दी जाएं और उनको सही मानों में ट्रेनिंग दे दी जाए तो ज़िंदगी भर उनको फिर प्रेशर सोर नहीं बनेंगे, और वो हजीमत उनको नहीं उठानी पड़ेगी, वो तकलीफ़ और वो करबनाक ज़िंदगी। उसकी वजह से न सिर्फ मरीज़ की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है बल्कि उनके ख़ानदान की भी ज़िंदगी। और नो मैटर कितना भी कोई किसी को प्यारा है, जब वो ज़िंदगी भर माजूर हो जाता है, वो जब ज़िंदगी भर उनके ऊपर बोझ बन जाता है, तो यू कैन इमेजिन कि वो किन हालात से गुजर रहे होते हैं।
पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, हम उनको रिहेबिलिटेट करते हैं। उनको न सिर्फ ये कि कॉम्प्रिहेंसिवली रिहेबिलिटेट करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, बल्कि उनके साथ एक एबल बॉडीड एक जो उनके रिश्तेदारों में से कोई उनको बाकायदा एडमिट करते हैं, उनको खाना भी देते हैं। 2 बंदों का, एक मरीज़ और एक अटेंडेंट को खाना भी देते हैं, उनको रिहाइश भी देते हैं और उनको ट्रेन भी करते हैं। हमारे पास जितने मरीज़ आते हैं ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं, ज़्यादातर तालीम याफ्ता नहीं होते हैं या कम तालीम याफ्ता होते हैं, और अटेंडेंट उनसे भी शायद ज़्यादा कम तालीम याफ्ता होते हैं। लेकिन हम उनको इतना ट्रेन करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद वो मरीज़ को कैथीटर डाल सकते हैं, वो मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, वो उनको एक्सरसाइज छोटे मोटे करवा सकते हैं। यहाँ पर हम कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज़ों की, और अब हमने तो पोलियो और क्लब फुट को भी शामिल कर लिया है। पैराप्लेजिक सेंटर वो वाहिद इदारा है जहाँ पर क्लब फुट होम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस हमने बनाया है। हमारे पास न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से बल्कि पंजाब और दूर दराज इलाकों से भी दूसरे सूबों के बच्चे भी आते हैं। क्लब फुट या वो बच्चे जो टेढ़े पाँव के साथ पैदा होते हैं, तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टेलीप्स इक्वाइन वायरस भी कहते हैं। ये एक ऐसी एब्नॉर्मेलिटी है जो कि कंजेनिटल या पैदाइशी तौर पर होती है। पूरी दुनिया में बच्चे क्लब फुट के साथ पैदा होते हैं, जो कि 1 पर 1000 है। रीसेंट जो फिगर आई है ग्लोबल क्लब फुट इनिशिएटिव की तरफ से कि पूरी दुनिया में 1,75,000 बच्चे हर साल क्लब फुट के साथ पैदा होते हैं, और उसमें जो है 1,57,000 डेवलपिंग एंड लो इनकम कंट्रीज़ में पैदा होते हैं। जिस तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ में बच्चों की अनफॉर्चुनेटली एक्सेस नहीं होती है किसी डेडिकेटेड सर्विस की तरफ, पाकिस्तान में खुशकिस्मती से अल्हम्दुलिल्लाह पैराप्लेजिक सेंटर में ये फैसिलिटी मौजूद है, जिसमें सारी सर्विसेज 100% फ्री है। क्लब फुट का तरीका इलाज क्या है? बहुत आसान है। पूरी दुनिया में एक मेथड है और वो रिसर्च बेस्ड है, जिसको पॉन्सिटी मेथड कहते हैं। उसमें इनिशियली 4 से 6 कास्ट होती है बच्चे की। जब उसकी पाँव सीधा हो जाते हैं उसके बाद उसकी छोटी सी सर्जरी होती है जिसको टेनाटमी कहते हैं। उसके बाद उसको एक ख़ास किस्म की शूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको डेनस ब्राउन शूज़ कहते हैं। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स कंटिन्यूसली जो है बच्चा उसको 24 आवर पहनता है, तो उसके साथ बच्चा बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है, और वो ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि ये बच्चे के पाँव कभी टेढ़े थे या उसको कोई डिसेबिलिटी थी। मेरा नाम फजल करीम है और मैं मर्दान के रहने वाले हूँ। इस बच्चे का नाम भी रुमैसा है, और ये इसका पाँव शुरू से टेढ़े थे, पैदाइश से दोनों पाँव टेढ़े थे। तो मैं इलाज के लिए वहाँ पे घूमा फिरा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। यहाँ पे ये सोशल मीडिया पे मुझे पता चला, मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे इलाज बिल्कुल फ्री हो रहा है, और इसके पहले जो प्लास्टर लगे वो प्लास्टर लगा रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा इसका सर्जरी हुआ यानी कि ऑपरेशन, और उसके बाद ये शूज़ मिले हैं। इसके पाँव भी बिल्कुल सीधे हैं। मैं इससे बहुत खुश हूँ। आने जाने का किराया भी देते हैं और खाने के टाइम पे खाना भी देते हैं। हमारे जो मरीज़ होते हैं उनको खड़ा करने के लिए, उनको वॉकिंग करवाने के लिए, इन्हें चलाने फिराने के लिए सपोर्टिव डिवाइसेस चाहिए ताकि वो खड़े हो सके उसके अंदर और उसके अंदर चल सके। उन डिवाइसेस को हम ऑर्थोटिक डिवाइसेस कहते हैं या कैलिपर्स या ब्रेसेस भी कहते हैं। इस मकसद को पूरा करने के लिए हमारे पास एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसमें 3 से 4 ग्रेजुएट ऑर्थोटिस्ट होते हैं, और उनके पास 9 से लेकर 10 तक बेंच वर्कर्स होते हैं। जो भी हमारे ग्रेजुएट्स को ज़रूरत होती है असिस्टिव डिवाइसेस की, वो सब हम यहाँ पे बनाते हैं और 100% फ्री ऑफ कास्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। कुछ हमारे मरीज़ या कुछ हमारे ग्रेजुएट्स जो है ना वो इस काबिल होते हैं कि वो अपने लिए कोई गाड़ी ख़रीद सके, मोटरसाइकिल या छोटी मोटी गाड़ी। तो जो भी गाड़ी वो ख़रीद के लाते हैं हम उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफाई करके उसके अंदर अल्ट्रेशंस करके इस काबिल बना के कि वो सारी जो कंट्रोल्स है उनके हाथों में आ जाए,
वो हम सब करके यहाँ पे 100% फ्री ऑफ कास्ट वो भी उनको करके देते हैं। अगर बाहर से कोई आता है और कोई और किसी और डिसेबिलिटी का शिकार कोई शख्स होता है तो उनको भी हम सिर्फ 5,000 रुपये लेके वो सारा इक्विपमेंट भी स्क्रैच से हम यहाँ पे बनाते हैं। और हमारे 100 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनको हमने गाड़ियों के अंदर अल्ट्रेशन करके दी हुई है और वो अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं। कोई उनको रिज़्क कमाने के लिए चला रहे हैं और कोई ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने दफ्तरों को आने जाने के लिए, कॉलेजेस को आने जाने के लिए, या कुछ लोग बस फ़न के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ये सारी गाड़ियाँ। और ये वो एक किस्म से आखिरी कील होती है जो कि हम टोंकते हैं उनकी डिसेबिलिटी में। एक और सर्विस जो कि हम बहुत यूनिक और अनप्रेसिडेंटेड सर्विस है वो है फॉलो अप सर्विसेज। फॉलो अप में ये हम ये करते हैं कि इन लोगों के घरों पे जाते हैं, 6 महीने तक उनको जो एक्सेसरीज़ जो चीज़ें उनको सप्लाई करनी होती है, यूरिन बैग्स वगैरह, वो भी हम 6 महीने तक उनके घरों पे सप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई मेडिकेशन वो ले रहे तो वो भी हम सप्लाई कर रहे होते हैं। साथ में सबसे जो बड़ा काम ये है कि उनके घरों में एक्सेसिबिलिटी, कभी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना, कभी इवन बाहर से घर के अंदर जाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए हम मेक श्योर करते हैं कि अगर वो अमीर लोग हैं, अगर उनका गुजारा होता है तो हम उनको डिज़ाइन बना के देते हैं कि वो अपने घरों को एक्सेसिबल बनाएं ताकि मरीज़ों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर गरीब है तो वो हम बना के दे देते हैं। लेकिन बाथरूम तो मेजॉरिटी जो हमारे घर होते हैं, इवन कभी अमीर लोगों के घर में भी इस तरह बाथरूम नहीं होते कि जिसमें आप व्हीलचेयर के साथ अंदर जाएं और व्हीलचेयर घुमा के आप आराम से सीट के ऊपर बैठ के बाथरूम को यूज़ करें। तो इसलिए हम उनके बाथरूम को या तो पुराना अगर है तो तोड़ के नया बाथरूम बना के दे देते हैं, और अगर पुराना अगर है ही नहीं तो फिर नया बाथरूम हम उनको नए सिरे से बना के दे देते हैं। इंडियन कमोड को रिमूव करके उनको एक इंग्लिश कमोड उसके ऊपर बना के और टॉयलेट सीट उसके ऊपर रख के और मरीज़ को वहाँ पे ला के दोबारा ट्रेन करके, ताकि उनको ये मसला कम से कम दरपेश ना हो। और 6 महीने तक हमारे मरीज़ की जो भी ज़रूरत होती है जो कि हमारे एम्बेट में आता है वो सब हम करते हैं, फ्री करते हैं। हमने अभी तक ऑलमोस्ट 10,000 के करीब हम अल्हम्दुलिल्लाह स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज़ों को रिहेबिलिटेट कर चुके हैं। पिछले 1 साल में हमने 400 क्लब फुट के बच्चों को ट्रीट किया हुआ है। हमारी जो सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है इस इदारे में और इस इदारे के जो हमारे स्टाफ के मेंबर्स हैं, इनके लिए जो सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है वो ये है कि यहाँ से जाने वाले लोग सब हमें ज़िंदगी भर दुआओं में याद रखते हैं। और वो हमारे साथ ये हल्फ उठा के जाते हैं कि वो न सिर्फ ये कि अपना बोझ किसी के ऊपर नहीं डालेंगे, बल्कि वो अपने मुआशरे का एक एक्टिव मेंबर बनेंगे और वो दूसरों का बोझ उठाने की कोशिश करेंगे। नाम सबिया ज़मान है। मेरा ताल्लुक़ गांव मलाज से है जो अयूबिया नेशनल पार्क के गिर्द पाया जाता है। मैं 1997 से WWF के साथ काम कर रही हूँ। शुरू से ही मेरा एनवायरनमेंट के ऊपर मेरा शौक़ था कि इस पे काम करने। उस टाइम लोग अच्छा नहीं समझते थे, ये हमारा माहौल नहीं था, किसी लड़की को बाहर जाना बुरा समझते थे। तो उस टाइम में पहली लड़की थी जो घर से निकली हूँ, और इसी इलाके में मेरा यही सेंस भी था कि ये गांव की लड़कियां बाहर आएँ, क्योंकि जब तक ये बाहर नहीं आएंगी उस वक्त तक ये हालात तब्दील नहीं हो सकेंगे। उस टाइम तालीम भी नहीं थी, लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजते थे और स्कूल भी नहीं थे। एक हमारी वो अपने ही रिश्तेदारों में से हम जब गांव में जाते थे तो वो देखती थी तो कहती थी कि ठीक है भाजी पड़ गई है, तो उसने तैयार कर लिया कि मैं, उस टाइम वो मेरे ख्याल में 2री के 3री क्लास में थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो
पीएचडी कर रही है और हमारे गांव की, इसी गांव की। और ये मेरा मकसद था कि ये तालीम हासिल करें और अच्छे रास्ते की तरफ जाएं और इस माहौल को बचा सके और इस माहौल के लिए अच्छा सोचे, क्योंकि जिसके पास तालीम नहीं है वो इस माहौल के लिए कभी नहीं अच्छा सोच सकता। क्योंकि जो आता है वो कहते हैं हाँ वो है, अल्लाह ने किया है, ठीक है अल्लाह ने दिया है, लेकिन इस्तेमाल का जो है तरीका गलत है। अभी जो हम रिसर्च कर रहे हैं कि लोग लकड़ियाँ कितने घर से दूर जाते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं, कितने कितने किलोमीटर जाते हैं और कितनी लकड़ी वो इस्तेमाल होती है। और उस लिहाज से जैसे जैसे रिसर्च का पॉइंट हमारे पास आया है तो उसमें ये लग रहा था कि 2 से 1.5 दरख्त जो है ये पर घर में कंजम होता था सर्दियों में। तो इनको बचाने के लिए क्या करें, क्योंकि ये औरतों का काम है, लकड़ियाँ घास ये घरों का काम, ये ज़मीनों का ये औरतों का काम है। हमने कोशिश की कि इनको इस तरफ से रुझान जंगल से हटाकर इनको एनवायरनमेंट की तरफ ले आए। छोटी छोटी नर्सरियाँ बनानी शुरू की, उनको ट्रेन किया, पौधे दिए, उनको पौधे लगवाएं, फ्रूट प्लांट दिए कि वो जब पौधे तैयार होते हैं 2 साल बाद वो अपनी ज़मीनों में लगा देते हैं। वो ऐसे पौधे हैं जो 3 साल में तैयार हो जाते हैं, वो काट कर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सीड देना है, ट्यूबें देनी है, ये हमारी होगी। तो फिर ये है कि आप लोगों को जब ये भर जाएंगे तो 1-1 रुपया मतलब हम देंगे, फिर उसके बाद 6 महीने उसके इतने देंगे, फिर साल के बाद वो वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह में या हम खुद खरीदें, कोई ख़रीदता है उधर लगाएंगे। इस तरीके से हमने उन लोगों से कोई तकरीबन 4-6 हज़ार की नर्सरियाँ लगवाई हैं ख़वातीन के साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्यों उनके पास पैसे आने लगे, जब पैसे आने लगे तो उनका रुझान नर्सरी की तरफ होने लगा कि भाई ये होनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो उन्होंने लगाई हैं, फिर अपने वो पौधे निकाले हैं और अपने ज़मीनों में लगाई हैं और उनके पास पैसे आते रहे। जी मेरा नाम आसिया है, मैं मोड़ा के रहने वाली हूँ। छबिया बाजी जब हमारे घर आई इन्होंने हमें बताया कि नर्सरी लगाएं, उससे फ़ायदा मिलेगा, पौधे बड़े होंगे, बेच के पैसे घर आ जाएंगे। हम दिन वैसे गुजारती थी, आजकल नर्सरी में लगी रहती हैं। छबिया बाजी के आने से बाद हमें ये नर्सरी से फ़ायदा हुआ। ये सब्ज़ी के बीज हमें बोने का तरीका बताया, सब्ज़ी फलदार दरख्त दिए हमें, जो कुछ भी छबिया बाजी ने सब हमारे साथ तावन किया। पहले हम सब्ज़ी जो है दुकान से लाते थे, अब हमारी अपनी सब्ज़ी होती है। ये दरख्त जो है जंगल से जाके लाते थे, हमें अपने पौधों से वैसे पत्ते वगैरह होते हैं, लकड़ी हो जाती है घर में, हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ता, घर में सब कुछ मिल जाता है। बाकी गांव की जो ख़वातीन है वो भी इधर से ही नर्सरी से पौधे ले गई हैं और अपनी पे नर्सरी भी लगाई है। हमने बहुत पौधे ये बेचे हैं और पैसे कमाए। हमारा यही था मेन मकसद, तो यही था जंगलात को किस तरीके से बचाया जाए। इस दौरान काफ़ी लोगों को काफ़ी पौधे दिए गए, जो फॉरेस्ट प्लांट है, चूल्हे दिए गए, फिल्टर प्लांट दिए गए और फिर ये वाटर स्टोरेज टैंक बनाए गए, क्योंकि जो खुले होते थे पहले तो उसमें मवेशी भी पानी पीते थे, कुत्ते भी पीते थे, लोग भी पीते थे, बीमारियां होती थी, इससे वो बच गए। मेरा नाम काजी सजाउल खान है और मेरा ताल्लुक़ गांव मोड़ा से है और मेरी एज तकरीबन 70 साल है। इस 70 साल का ज़्यादातर रस्सा जो है वो यहाँ मुझे गांव में ही गुजरा है, मैं कहीं मुलाजिम पेशे के लिए नहीं गया हूँ। ये अयूबिया के साथ हमारा गांव है और अयूबिया के साथ ही मौलिकी ये जंगलात हैं जो हमारे करीब हैं। पहले तो इसकी बहुत ज़्यादा कटाई होती थी, क्योंकि लोगों को ज़राए माश जो था वो कुछ भी नहीं था और तालीम न होने की वजह से ज़्यादा कटाई जो है वो जंगलात की लकड़ियाँ फ़रोख्त करके तो अपना दिन जो है वो बसर करते थे। तो तकरीबन अरसा 30 साल से इसकी कटाई में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, इसलिए कि कुछ हमारे इलाके में वाइल्ड लाइफ वालों ने, जंगलात वालों ने भी मल्की जायदाद जो है उनमें दरख्तों का इजाफा कर दिया है, जिनमें हमारी ज़रूरत की जितनी भी लकड़ियाँ हैं वो मल्कियत जायदाद में पैदा हो जाती हैं और जिनको हम काट करके अपने बालन वगैरह के इस्तेमाल में ले आते हैं, इसलिए जंगलात में जाने की ज़रूरत नहीं रही।
मेरा नाम साजिद हुसैन है और मेरा तल्लक अयूबिया नेशनल पार्क के एक गांव नथिया गली गांव मलाज से है। यहाँ पर तो एक ऐसा दरख्त था जिसको टेक्सास वैली चाइना कहते थे। वो लोग इतना अनपार्टेड वो दरख्त था कि वो उसका जो टेक्सोल निकाल के कैंसर के इलाज में आखिरी स्टेज में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो उसमें से बनता था। और जब हमने रिसर्च की कि हमारे यूबिया नेशनल पार्क में ये दरख्त है तो वो किस लिए लोग काट के लेकर जाते थे, वो लोग अक्सर ये काट के अपनी कब्र की जो स्लेब डाली जाती थी उसमें वो इस्तेमाल करते थे। तो हमने जब देखा कि ये इतना कीमती दरख्त और इसको ये ख़त्म कर रहे हैं और यूबिया नेशनल पार्क में गिने चुने कुछ दरख्त रह गए थे, कंक्रीट की स्लेब मिलती है या पत्थर की मिलती है, तो हमने मुख्तलिफ विलेज में मुख्तलिफ जो यूबिया नेशनल पार्क के साथ गाँव थे उनको हमने वो स्लेब दी थी कि आप वो दरख्त को ना काटें और ये स्लेब आप यूज़ करें। अब वो अल्लाह का शुक्र है कि अब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब हमें देने की ज़रूरत नहीं है, खुद लोग अपनी मदद आप जो है ना वो स्लेब बना रहे हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी जो आ रहा है बारिश से जो आ रहा है इसकी कैचमेंट, इसके लिए जो पानी आ रहा होता था ये सारा बहकर मिट्टी इस तरह जब सैलाब आते थे ना ये सारा बहकर नीचे चला जाता था। इसके लिए वो स्ट्रक्चर जो होते हैं गैबियन चेक डैम और दूसरा एक और है जो इसके पौधों के बनते हैं लहरें वगैरह, वो इस तरह के बनाए गए हैं। जब सैलाब आता है तो वो सारी मिट्टी लेकर नीचे चला जाता है, वो डैमों में जाती है ना, कहाँ जाती है। ये स्ट्रक्चर बनने से ऐसा हुआ कि वहाँ की मिट्टी वहाँ रुक गई है। सोलर वाटर हीटर दिए गए हैं जो मस्जिद में लगाएंगे कि मस्जिद में हर बंदा आता है और बाहर एक जो आता है कि ये कि घरों में जो पानी करते हैं गर्म करते थे वो लकड़ी तो बच जाती है, वो सोलर गीज़र तकरीबन ये 100 से ज़ायद मतलब इस इलाके में दिए गए। अयूबिया नेशनल पार्क जिसकी बिना पर बना है वो था कॉमन लेपर्ड। तो कॉमन लेपर्ड का लोगों के साथ यहाँ पर एक इशू चल रहा था कि वो लोगों की लाइफ स्टॉक पर अटैक करता था, ठीक है, और लोग उसको अक्सर मार देते थे। क्योंकि आबादी बनने की वजह से लोग इतने फारस के करीब हो गए हैं और फारस के अंदर घुस गए हैं जिसकी वजह से वो लोगों पर या लोगों की लाइफ स्टाइल पर अटैक करता है, क्योंकि उसके रहने के लिए भी एक मखसूस जगह होती है। जब आप किसी के घर में दाखिल होते हैं तो ज़ाहिर है उसने कोई अटैक तो करना होता है। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, मैं यहाँ पे ज़ू इंचार्ज हूँ और पिछले 35 सालों से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से ही मुंसलिक। जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है और हमारे जंगलात कम हो रहे हैं तो इसकी वजह से ये जो जानवर हैं इनकी ज़मीन भी तंग हो रही है। तो जब हम ये इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, इन जंगलात को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, यहाँ जंगलात में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस आप नहीं करेंगे तो ये जो जानवर है इसके लिए इतनी खुराक इन जंगलों में मौजूद है कि ये लाइफ स्टॉक तक जाएगा ही नहीं। जब यहाँ पे आप डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, जंगलात काटते हैं या इंक्रोचमेंट करते हैं तो ज़ाहिर है इन्होंने भी तो जिंदा रहना है, तो फिर ये जंगलों से निकलकर आबादियों का रुख करते हैं। जिस तरह बाज़ लोग कहते हैं लेपर्ड नहीं है तो क्या है, अब लेपर्ड नहीं होगा तो यहाँ पे वाइल्ड बोर इतने ज़्यादा हो जाएंगे, मंकीज, बल्कि दूसरे छोटे प्रेडेटर जितने भी गीदड़ जकाल, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि लोगों का जीना हराम कर देंगे। नथिया गली में बाड़ा गली के करीब समुद्र कट्ठा में एक झील बनी है अभी, जो कि बिलियन ट्री प्रोग्राम में थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो झील बनाई है। अच्छा, उसमें वीकली जो है तकरीबन 30 से 40 हज़ार लोग जो है टूरिस्ट वहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो वहाँ पर एक मसला है जिस पे अभी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, उनके साथ वहाँ पर कर भी रहे हैं, मुख्तलिफ स्कूलों के साथ बच्चों को लेकर जाते हैं वहाँ पर, सफाई मुहिम ये लोगों के सामने कर रहे हैं कि ताकि जितना भी टूरिस्ट आ रहा है वो इतना सॉलिड वेस्ट अपने साथ चीज़ें लेकर आ रहा है और वहीं पर वो फेंक के जा रहे हैं ना।
हम ये नहीं कहते कि टूरिस्ट ना आए, टूरिस्ट को आना चाहिए, लेकिन वो जो अपने साथ वो गार्बेज लेकर आ रहे हैं, कम से कम उसको प्रॉपर तरीके से किसी डस्टबिन में या अपने साथ उसको दोबारा किसी ऐसी जगह मुकाम पर पहुंचाएं, क्योंकि हमने देखा कि उसी झील पे वो फेंक के जा रहे हैं और जैसे ही वो बारिश होती है या कोई, तो वो सारा गार्बेज जितना भी होता है वो सारा झील के अंदर जा रहा है ना। और उसी झील के आगे जो काफ़ी बड़ी आबादी है, ये पानी क्योंकि बहुत दूर तक जा रहा है, तो अभी इस पे तो हमने तो इस पे काम शुरू किया हुआ है, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ बच्चों को उस इवेंट में हम लेकर जाते हैं ताकि लोगों को बता सकें, वो बच्चे उसको गार्बेज को उठा रहे हैं। तो मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि चाहे झील है या चाहे जो भी है, जहाँ भी अभी आप लोग जा रहे हैं, कम से कम जो गार्बेज आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं उसको प्रॉपर डिस्पोज किया जाए। ये जो सिलाई कढ़ाई का स्कूल था, इसमें भी काफ़ी लड़कियां जो है इन्होंने ट्रेनिंग दी है। हर घर में 10 लोग तो होते ही होते हैं, और आजकल का दौर ये है कि हर महीने में 1-2 जोड़े तो होते हैं। वो वाले पैसे जो उन जोड़ों के बाहर दिए जाते हैं वो उनके बच गए हैं, और जो लोग नहीं सी सकते उनकी सी लें, उनके पास पैसे आ रहे हैं। मेरा नाम सैरिश है और मैं अयूबिया के गांव मोहल्ला आरिफाबाद से हूं। मैं यहां स्कूल टीचर हूं। काफ़ी अर्सा हो गया मुझे, तकरीबन 7-8 साल हो गए टीचिंग में। हमारे गांव में इससे पहले कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि हमारे गांव के लोग मतलब लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, ज़्यादातर लड़कियां घर में बंद थी, और सीखने के लिए फिर इधर उधर दूर जाना पड़ता था। ऐसा कोई मौका में फ्राहम नहीं किया जाता था जिसमें जाकर लड़कियाँ कुछ ऐसा हुनर सीखें। फिर सबिया ज़मान को हमने ये ऐसे मसाइल बताए हैं, इन्होंने फिर हमारे साथ तावन किया है। 2013 में इन्होंने हमें ये दस्तकारी अवेलेबल दी कि हम आपके साथ ये कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपको देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग के बाद तकरीबन 6 मंथ की हमें ट्रेनिंग थी। 6 मंथ ट्रेनिंग के बाद हमें डिप्लोमा दिया गया। उसके बाद इसी को ये ऐसे सिलसिला चलता रहा है। हम लोगों ने ख़ुद भी मुनाफा कमाया है, 4 से 5 सेंटर चलाए इनके तहत। उसके बाद हम लोग अभी भी चला रहे हैं इसको। और लड़कियां आज हर घर में लड़कियां अपने कपड़े खुद सीती हैं, दूसरों के सी रही हैं, इनकम ले रही हैं, और ये तो हमारा बहुत ही फ़ायदा हुआ है हमें इससे। तकरीबन 450 लड़की जो है वो 2018 में सीख चुकी थी। अभी 2019 में भी तकरीबन 100 हो चुकी हैं ऐसी जो सीख चुकी हैं। सबिया ज़मान ने हमारे साथ बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। एक तो ये माशाल्लाह एक अच्छे इखलाक से हैं, इखलाक के साथ सबके साथ जिससे मिलती हैं उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करती हैं। और इन्होंने तो हमारे दिल जीत लिए, हम तो इनके पीछे भागे जा रहे हैं। पहले तो ये था, हम तो इनको जानते नहीं थे, जब से जाना अब हम इनके पीछे भागे जा रहे हैं। अब तो हम इनको बुला रहे हैं कि हमारी तरफ आएँ ताकि हम भी आपको देख के आगे बढ़ें, हम आपसे कुछ सीखें। कोनीफर का जो दरख्त होता है वो दरख्त तकरीबन 100 साल का जाकर ये जवान होता है, और काटने में कुछ मिनट्स लगते हैं। 50 साल पहले जहाँ पे जंगल हुआ करता था, तो अब वहाँ पे घर बने हुए, वो जगह खाली हो गई है क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है। ये दरख्त इन पहाड़ों की खूबसूरती है। इन पहाड़ों पे अगर दरख्त नहीं होंगे तो यहाँ के चश्मे नहीं फूटेंगे, क्योंकि दरख्त से जब ऊपर से बूंद आती है पानी की, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जड़ों के ज़रिए जाकर ये चश्मों की शक्ल से फूटती है। अगर ये ना हुए, दरख्त ना हुए, तो हमारे पहाड़ भी बहकर ये मिट्टी बहकर ये नीचे चली जाएगी, और हमारे पहाड़ों की कोई खूबसूरती नहीं रहेगी। आज से 10-12 साल पहले जो दरख्त खुद लगाए थे, और आज उस जंगल को देखकर मेरा दिल खुश हो रहा है कि यही मेरा मकसद था। और यही मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और अपने इलाके को और इस मुल्क को खूबसूरत बनाएं। ये दरख्त नहीं होंगे, यहाँ पे गर्मी होगी। आप जहाँ भी जाएंगे, होटलों में जाएंगे, घरों में जाएंगे, पंखे लगे हुए होंगे। अल्लाह मियाँ ने अपनी
अपने पंखे अपनी तरफ से हमें दिए हुए, हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, अपने मुल्क को ऐसी ही बना के रखें जैसे अल्लाह मियाँ ने हमें दिया।